हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरुंग में। आशा करती हूँ कि आप लोग डेली वीडियो पूरा देख रहे होंगे और नोट्स को बना रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में घोड़े, ऊन और कई शब्द मध्य एशिया से आए थे और इसी संपर्क ने भारत की राजनीति और संस्कृति बदल दी। आज हम आसान भाषा में समझेंगे मध्य एशियाई संपर्क। जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और शेयर भी करें ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हेल्प मिल सके। मध्य एशियाई संपर्क में हम कवर करेंगे इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन जिन्हें पहलव भी कहा जाता है, कुषाण, कनिष्क, मध्य एशियाई संपर्क का सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, महत्वपूर्ण शासक, भौतिक संस्कृति, कृषि और अर्थव्यवस्था। अगर आप लोग यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीएस आपका उसमें सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। मध्य एशियाई संपर्क। परिचय। मौर्योत्तर काल में सत्ता के केंद्र का मगध से उत्तर पश्चिमी भारत की ओर स्थानांतरण के कारण कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखे गए। भारत के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में मौर्य शासन के बाद शुंग, कण्व और सातवाहन जैसे देशज राजवंश अस्तित्व में आए। उत्तर पश्चिमी भारत में मध्य एशिया में शासन कर रहे शासक राजवंशों ने मोर्चा संभाला जिनमें कुषाण प्रमुख रहे। इसमें जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों को ये पूरी ही मैगजीन जो है इम्पॉर्टेंट नोट करनी है। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मेंस में अगर कभी आ जाता है और पीवाईक्यू भी इसमें कहीं कहीं पे ऐड किए गए हैं। अगर कहीं से अगर आपको वो क्वेश्चन लिखा है, ईयर दिख रहा है आप लोगों को कौन से एग्ज़ाम में आया है, तो यानी कि वो उस ईयर में क्वेश्चन वहाँ से उस टॉपिक से आया है, तो आपको वो स्पेशली नोट करना है, उसको अंडरलाइन करना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये पॉइंट वाइज दिए गए हैं और मेंस में अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग वहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं। आप लोगों की आंसर राइटिंग जो है उससे अच्छी होगी। तो ये पूरी ही मैगजीन इम्पॉर्टेंट है। इंडो ग्रीक। प्रारंभिक यूनानियों का भारत के साथ संपर्क, इसको जानते हैं। यूनानियों की भारत के साथ परस्पर वार्ता यानी कि इंटरेक्शन सिकंदर के उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण के साथ शुरू हुई। सेल्यूकस निकेटर यानी कि अलेक्जेंडर के सेनापति जो थे उन्होंने तुर्की से सिंधु नदी तक अपना शासन स्थापित किया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया। बिंदुसार ने सीरिया के एंटिओकस के साथ अपना संबंध बनाए रखा। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है जो यूनानियों के साथ गहरे संबंधों का संकेत देता है। यह तर्क दिया जाता है कि मौर्य साम्राज्य के विस्तृत प्रशासनिक संस्थानों ने फारसियों और यूनानियों की प्रशासनिक प्रणालियों से प्रेरणा ली थी। भारत से हाथीदांत, मोती, नील, जटामासी यानी कि गंगा क्षेत्र का एक सुगंधित तेल, ठीक है, उसको जटामासी कहा जाएगा, और मालाबाथ्रम यानी कि दालचीनी की पत्ती, उसको कहा जाता है मालाबाथ्रम, जैसे सुगंधित पदार्थ एवं अन्य विलासिता की वस्तुएं निर्यात की जाती थी। अब यहाँ जानते हैं इंडो ग्रीक साम्राज्य। इन्हें इंडो बैक्ट्रियन या यवन
साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग शामिल था, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ हिस्से शामिल थे। इंडो ग्रीक शासकों ने पहले भारत पर आक्रमण किया तथा उसके बाद वो अयोध्या यानी कि साकेत और पाटलिपुत्र तक आगे बढ़ गए। पाटलिपुत्र यानी कि पटना। नेक्स्ट है इंडो ग्रीक आक्रमण के कारण। 250 ईसा पूर्व के बाद सेल्यूसिड साम्राज्य कमजोर होने लगा और विघटित हो गया। सेल्यूसिड सम्राट एंटिओकस तृतीय काबुल नदी की ओर बढ़े और स्थानीय भारतीय राजा सुबकसेन को हरा दिया, जिससे उनके भारतीय आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हो गया। चीन की महान दीवार के निर्माण के साथ सीथियन जनजातियां ग्रीक और पार्थियन क्षेत्रों की ओर जाने के लिए मजबूर हो गई। यहाँ पे इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है इंडो ग्रीक सिक्के। सिक्का निर्माण इंडो यूनानियों की एक अनूठी विशेषता थी। सोने के सिक्के सबसे पहले इंडो ग्रीक ने जारी किए। इंडो यूनानियों ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे, जिनका श्रेय निश्चित रूप से राजाओं को दिया जाना चाहिए। सिक्कों पर एक तरफ राजा का चित्र और दूसरी तरफ उसका नाम अंकित होता था। यहाँ पे जितने भी सिक्कों की ये जानकारी दी गई है आप इनको नोट करेंगे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण शासक। डेमेट्रियस द्वितीय 180 ईसा पूर्व। संभवतः डेमेट्रियस द्वितीय पहला ज्ञात इंडो ग्रीक राजा था। उसने 180 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और संभवतः पुष्यमित्र शुंग के साथ उसका संघर्ष हुआ। उन्होंने बैक्ट्रियन शासन को हिंदू कुश के दक्षिण तक बढ़ाया। उसने द्विभाषी वर्गाकार सिक्के जारी किए, जिसके अग्रभाग पर ग्रीक में और पृष्ठभाग पर खरोष्टी लिपि में अंकित था। मिनांडर 165 से 145 से 130 ईसा पूर्व, यानी कि 165 या 145 से 130 ईसा पूर्व। मिनांडर सबसे महत्वपूर्ण इंडो ग्रीक शासक माना जाता है, जिसने काबुल और सिंधु नदियों की घाटियों से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। सिक्कों पर उसे राजा और रक्षक या उद्धारकर्ता के रूप में वर्णित किया गया था, न कि एक महान विजेता के रूप में। उसने नागसेन के मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पढ़ो मिनांडर और नागसेन के बीच एक वार्तालाप है। उसकी राजधानी साकल यानी कि आधुनिक सियालकोट जो पाकिस्तान में है वो थी। विजय पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, किंतु वे सफल नहीं हुआ। हाथी गुम्फा शिलालेख के अनुसार कलिंग के राजा खारवेल उन्हें रोकने में असफल रहे। एंटियालकिड्स उन्होंने अपने दूत हेलियोडोरस को भागभद्र के दरबार में भेजा। ठीक है, किसने? एंटियालकिड्स ने अपने दूत हेलियोडोरस को भागभद्र के दरबार में भेजा, जहां उन्होंने भगवान कृष्ण के सम्मान में विदिशा में एक स्तंभ यानी कि गरुड़ ध्वज बनवाया। इसकी अपनी राजधानी गरुड़ की आकृति से सुशोभित थी। बाद में हेलियोडोरस ने वैष्णव धर्म को अपना लिया। मध्य एशियाई जनजातियों का आगमन। इंडो यूनानियों को खानाबदोश जनजातियों शक, सीथियन, पार्थियन जिनको पहलव कहते हैं और कुषाण यानी कि चीनी में ची या यूझी जनजाति ने मध्य एशिया से बाहर निकाल दिया था। ऐसा मध्य एशिया में प्रवसन और राजनीतिक विकास के एक जटिल परिणाम की वजह से हुआ था। मध्य एशिया के पूर्वी हिस्से में यूची को चीन द्वारा
अपने गांवों की रक्षा के लिए महान दीवार बनाने के बाद पश्चिम की ओर धकेल दिया गया। यूची ने पश्चिम की ओर रुख किया और शकों को पूर्वी ईरान की ओर धकेल दिया, जहां सेल्यूसिड साम्राज्य के पतन के बाद पार्थियन शासक बन गए। 58 ईसा में वोनोन्स द्वारा पूर्वी ईरान में स्वतंत्र पार्थियन साम्राज्य की स्थापना की गई। यहाँ पे हम नेक्स्ट जानेंगे हम शक के बारे में। शकों को पार्थियन शासक मिथ्रदात ने पूर्वी ईरान से बाहर निकाल दिया था। इस प्रकार उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत की ओर रुख किया और सिंधु घाटी तथा सौराष्ट्र के बीच बस गए। ये जितने भी पॉइंट है यहाँ पे आपको इन पॉइंटों को नोट करके चलना है, सबको अंडरलाइन करना है। यहाँ पर शख्स अलग अलग 5 शक्ति केंद्रों वाली शाखाओं में संगठित थे, जैसे अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत और ऊपरी दक्कन। भारत में पहला शासक माउज या मोगा, जिसका समय है 20 ईसा पूर्व से 22 ईस्वी था, ठीक है। उसने गांधार पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसका उत्तराधिकारी एजेस ही वह शासक था जिसने अंततः इंडो ग्रीक साम्राज्यों को नष्ट कर दिया और मथुरा तक शक शासन को विस्तार किया। कहीं पे भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रशासन। प्रदेशों के प्रशासन के लिए प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किए गए, जिनमें से कई वस्तुतः स्वतंत्र शासक बन गए। रुद्रदामन प्रथम एक महत्वपूर्ण शक क्षत्रप था। उसने सिंध, गुजरात, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा और काठियावाड़ पर शासन किया। उसने सुदर्शन झील की मरम्मत की, कहाँ पर? काठियावाड़ में, ठीक है, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। जूनागढ़ जो गुजरात में है के शिलालेख में उल्लेख है कि उसने 7 वाहनों को युद्ध में हराया था। वह पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत में एक लंबा शिलालेख जारी किया जो इस भाग के प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है। अब जानेंगे यहाँ पर सामाजिक विशेषताएं। उसने हिंदू नाम और धार्मिक मान्यताओं को अपनाया। उसके सिक्कों पर एक तरफ हिंदू देवताओं को दर्शाया गया था। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में शकों को अनिर्वासित यानी कि शूद्र कहा है। यहाँ पे आप ये दोनों पॉइंट जो है इनको अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे नोट है, पतन लगभग 57 या 58, ठीक है, 57 से 58 ईसा पूर्व उज्जैन के राजा ने शकों को निष्कासित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि यानी कि पहली बार धारण की। इस जीत से 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का युग शुरू हुआ, जिससे विक्रमादित्य एक प्रतिष्ठित उपाधि बन गई। नेक्स्ट है पार्थियन यानी कि पहलव, उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर पार्थियन मूलतः ईरान में रहते थे और भारत आ गए। पार्थियन शक शासन के उत्तराधिकारी बने। दोनों समूहों का उल्लेख प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथों में शक पहलव के रूप में किया गया है। यूनानियों और शकों की तुलना में भारत में पार्थियन यानी कि पहलव उपस्थित सीमित थे। अब है नेक्स्ट गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान एक महत्वपूर्ण पार्थियन राजा था। उसने शकों को विस्थापित किया और काबुल पर विजय प्राप्त की, लेकिन बाद में यह कुषाणों से हार गया। नेक्स्ट है यहाँ पर कुषाण। कभी कभी यहाँ पर सिक्कों की जानकारी भी पूछी जाती है, तो आप लोगों को ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से नोट करना है, रिवाइज करना है, इसलिए मैं आप लोगों को ये करा रही हूँ। कुषाण यूची जनजाति के 5 कुलों में से थे। उन्हें यूची या टॉचरियन के नाम से भी जाना जाता था, जो पार्थियन और सीथियन के उत्तराधिकारी बने। भौगोलिक विस्तार
चीन के निकट उत्तरी मध्य एशिया से निकलकर उन्होंने शकों को विस्थापित किया तथा बैक्ट्रिया यानी कि उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। उसके साम्राज्य में ऑक्सस नदी यानी कि अमू दरिया से लेकर गंगा तक के क्षेत्र शामिल थे, जो खुरासान यानी कि मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है कुषाणों के भीतर राजवंश। क्रमिक रूप से 2 कुषाण राजवंश थे। पहला कुषाण राजवंश कड़फिसस प्रथम था। हिंदू कुश के दक्षिण में सिक्के जारी किए और तांबे के सिक्के ढाले, और कड़फिसस द्वितीय ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए और सिंधु नदी के पूर्व में राज्य विस्तार किया, उनके अधीन था। उन्होंने लगभग 50 ईस्वी तक शासन किया। कुजुल कड़फिसस पहला कुषाण राजा था जिसने अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त की। उसके बाद विम खड़फिसस आया। इन दोनों राजाओं ने अपना क्षेत्र गांधार, पंजाब और पूर्व में गंगा यमुना दोआब से लेकर मथुरा तक बढ़ाया। भारत में मथुरा उनकी दूसरी राजधानी थी। पहली पुर या पेशावर थी। प्रारंभिक कुषाण राजाओं ने गुप्त सिक्कों की तुलना में कहीं अधिक सोने की मात्रा वाले सोने के सिक्के जारी किए। दूसरे कुषाण राजवंश की स्थापना कनिष्क ने की थी, जिसने कुषाण शक्ति को भारत के ऊपरी हिस्से से लेकर निचले सिंधु बेसिन तक बढ़ाया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कनिष्क, इसको जानते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन देखा जाए PYQ में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों को ये चैप्टर इसलिए ध्यान से देखना है, इम्पॉर्टेंट है ये पूरा चैप्टर, और फुल वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आएगा। कनिष्क कड़फिसस द्वितीय का पुत्र था और सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा था। यानी कि जो कड़फिसस द्वितीय है वो कनिष्क का पुत्र था और सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा था, जिसके शासनकाल में कुषाण साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। रबातक शिलालेख यानी कि आधुनिक बाघरान प्रांत अफगानिस्तान में जो है, कनिष्क के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रस्तुत करता है। इसमें उल्लेख है कि उसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी और कुछ सिक्कों पर उसने नुकीला शीर्षत्राण पहने हुए दिखाया गया, यानी कि सिक्कों पर दिखाया गया। कभी अगर आपसे पूछा जाए नुकीला शीर्षत्राण किससे संबंधित है तो आपको याद रखना है ये कड़फिसस द्वितीय से। मथुरा के पास पाए गए कनिष्क के सिक्के और उसकी बिना सिर वाली मूर्ति में उसे एक ओवरकोट के साथ एक बेल्ट, अंगरखा पहने और जूते पहने हुए दर्शाया गया है, जो उसके मध्य एशियाई मूल की गवाही देता है। उन्होंने 78 ईस्वी के आसपास एक युग की शुरुआत की जिसे अब शक संवत के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर में इसी संवत का प्रयोग किया गया है या प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर भौगोलिक विस्तार। इनके साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया से अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक, आगे पूर्व में गंगा घाटी तक और दक्षिण की ओर मालवा क्षेत्र तक हुआ तथा इसमें उत्तर प्रदेश में वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती और मध्य प्रदेश में सांची शामिल थे। इस विशाल साम्राज्य का केंद्र बैक्ट्रिया था। जैसा कि कनिष्क के सिक्कों और शिलालेखों में बैक्ट्रियन भाषा के उपयोग से स्पष्ट होता है। कुषाण साम्राज्य का पतन कैसे हुआ उसको जानते हैं। 3री शताब्दी के मध्य में ईरान के ससानियों ने अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिम में कुषाण साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। साम्राज्य के पतन के साथ क्षत्रपों ने खुद को स्वतंत्र शासकों के रूप में जो है स्थापित किया। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य एशियाई संपर्क का सामाजिक, सांस्कृतिक
प्रभाव। राजनीतिक व्यवस्था, सामंती संगठन का विकास तब हुआ जब उन्होंने विभिन्न देशी राजाओं पर अपना शासन थोप दिया। शकों व पार्थियनों ने एक साथ ही सरकार की क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत की, जो ईरान में अखमेनिद और सेल्यूसिड प्रणालियों के समान थी, जिसके तहत साम्राज्य को कई क्षत्रपों में विभाजित किया गया था। वंशानुगत धौर्य शासन की प्रणाली जैसी असामान्य प्रथाएं विकसित हुई, जहां दो राजा संयुक्त रूप से शासन करते थे। पिता और पुत्र के संयुक्त रूप से शासन करने के साक्ष्य मिले हैं, जो कुछ सीमा तक सत्ता के केंद्रीकरण का संकेत भी देता है। सैन्य शासन यानी कि गवर्नरशिप की प्रथा भी संभवतः यूनानियों द्वारा शुरू की गई थी। इन गवर्नरों को रणनीतिकार के नाम से भी जाना जाता था। वे दो कारणों से महत्वपूर्ण थे। पहला है स्वदेशी लोगों पर शासकों की शक्ति बनाए रखने के लिए, और सेकंड है उत्तर पश्चिम से आक्रमण को रोकने के लिए, यानी कि स्वदेशी लोगों पर शासकों की शक्ति बनाए रखना, और दूसरा था उत्तर पश्चिम से आक्रमणों को रोकना। सिक्कों में कुषाण शासकों को राजाओं का राजा, सीजर और संपूर्ण भूमि का स्वामी जैसी उपाधियों से सुशोभित किया गया था, जो कई छोटे राजकुमारों से पुरस्कारों के उनके संग्रह से प्रदर्शित होता है। उन्होंने राजकीय सत्ता को वैध बनाने के लिए ईश्वर के पुत्र जैसी उपाधियां अपनाकर राजतत्व की देवीय उत्पत्ति की धारणा को सुदृढ़ किया। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्थव्यवस्था। भारत को मगध एशिया के अल्ताई पर्वत से काफ़ी मात्रा में सोना प्राप्त होता था। कहाँ से? अल्ताई पर्वत से। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार भी भारत में सोना लेकर आया होगा। भारत में व्यापक रूप से सोने के सिक्के जारी करने वाले इंडो ग्रीक पहले शासक थे। उनके सिक्के उच्च गुणवत्ता और वजन में भारी थे, जो रोमन सिक्कों के मानकों के अनुरूप होते थे। भारत में कुषाणों ने तांबे के सिक्कों के निर्माण में रोमन सिक्कों का अनुसरण किया। ग्रीक सिक्कों का आकार और अंकन बेहतर था, जो पंच मार्क्ड यानी कि आहत सिक्कों की तुलना में सुधार को दर्शाता है। कुषाणों ने सिल्क रूट यानी कि चीन, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान और पश्चिमी एशिया तक फैलाकर एक व्यापार मार्ग, ठीक है, पश्चिमी एशिया तक फैला एक व्यापार मार्ग, उसको नियंत्रित किया। इस मार्ग पर टोल यानी कि पथ कर, जो टोल टैक्स लगता है ना, टोल आय का एक बड़ा स्रोत था। कुषाणों ने कृषि को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी मध्य एशिया जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सिंचाई के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है काराकोरम राजमार्ग। काराकोरम राजमार्ग के किनारे पाई गई कलाकृतियों से पता चलता है कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चीन की यात्रा करने के लिए यही मार्ग जो है अपनाया गया था। व्यापारियों ने मिशनरियों का अनुसरण किया, इसलिए यह पश्चिम से भारत में चीनी रेशम और घोड़ों के आयात के लिए एक प्रमुख वाणिज्यिक मार्ग बन गया। हुंजा की शिलाओं यानी कि काराकोरम राजमार्ग परियोजना पर शिलाओं में दो कुषाण शासक यानी कि कडफिसस और देवपुत्र कनिष्क का उल्लेख मिलता है। यह शिलालेख इस बात की पुष्टि करता है कि कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया से पूर्वी भारत तक फैला हुआ था। बौद्ध स्रोतों से पता चलता है कि उसने मगध, कश्मीर और सिकियांग में खुतन यानी कि खोतन पर विजय प्राप्त की थी। उन्नत युद्ध कला। शक और कुषाणों ने बेहतर घुड़सवार सेना और बड़े पैमाने पर घुड़सवारों का उपयोग शुरू किया। उन्होंने पगड़ी, अंगरखा, पतलून और लंबे कोट की शुरुआत की।
उन्होंने योद्धाओं के लिए टोपी, हेलमेट और जूते की शुरुआत की। इससे उन्हें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत जैसी जगहों पर युद्ध में लाभ मिला। समाज मध्य एशियाई शासकों का पूरी तरह से भारतीयकरण हुआ और वे एक योद्धा वर्ग यानी कि क्षत्रिय के रूप में भारतीय समाज में समाहित हो गए। मनु ने उनको अपने कर्तव्यों से विमुख होने के कारण उनकी स्थिति को द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर धार्मिक विकास, इसको जानते हैं। कुषाण शासकों ने शिव, विष्णु और बुद्ध के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। कुषाण सिक्कों पर शिव और विष्णु की छवियां प्रदर्शित थीं। कुछ तो स्पष्ट रूप से विष्णु की पूजा करते थे, जैसे कुषाण शासक श्री कृष्ण के उपासक थे। वासुदेव को श्री कृष्ण का पर्याय माना गया था। यहाँ पे आप इन पॉइंट को नोट करेंगे। महायान बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। बौद्ध धर्म अपने मूल रूप में अत्यधिक कठोर और अमूर्त था। यह महायान ही था जिसमें बुद्ध की मूर्ति की पूजा प्रारंभ हुई। इसका कारण व्यापार में वृद्धि और मध्य एशियाई लोगों का आगमन था। कनिष्क और बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट है, ये सारे भी पॉइंट आप नोट करके चलेंगे। और कहीं भी किसी को अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है या कोई भी कुछ गलत लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। उन्होंने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। संस्कृत में आयोजित थी, जहां महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया और तांबे के शिलालेखों में बौद्ध साहित्य को संरक्षित किया गया। साथ ही बुद्ध की शिक्षाओं को याद रखने के लिए उन्हें स्तूप में संरक्षित किया गया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चीन भेजे गए मिशनों का भी समर्थन किया। उन्होंने अश्वघोष, पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिकों के साथ साथ महान बौद्ध शिक्षक नागार्जुन को भी संरक्षण दिया। नेक्स्ट है, यहाँ पर 2 पॉइंट और हैं, उनको भी नोट करिएगा आप लोग। कनिष्क ने पेशावर यानी कि पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। उनके सिक्के उनके धार्मिक सहिष्णु स्वभाव को दर्शाते थे। इन सिक्कों में भारतीय, ग्रीक और पारसी देवताओं का मिश्रण था। नेक्स्ट है यहाँ पर कला और वास्तुकला। कला आंशिक रूप से शाही संरक्षण के कारण और कुछ सीमा तक हद तक महायान बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभुत्व जैसे कारकों के कारण विकसित हुई, जिसने मानव रूप में बुद्ध के प्रतिनिधित्व की अनुमति दी। कुषाण साम्राज्य विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षित कारीगरों को एक साथ लाया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधार और मथुरा जैसी कला शाखाओं यानी कि स्कूल का उदय हुआ। गांधार कला का प्रभाव मथुरा तक फैला हुआ था। मथुरा में मिली बुद्ध की मूर्तियां और कनिष्क की प्रसिद्ध बिना सिर वाली मूर्ति इसी से प्रेरित थी। विशिष्ट सादे और पॉलिश किए हुए लाल मृदबांड का प्रचलन था। यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान के बारे में है ये। एक तरफ आप लोगों को श्रेणी दी गई है, दूसरी तरफ उनका कार्य या संकल्पना बताई गई है, तीसरी तरफ लेखक और योगकर्ता के नाम दिए गए हैं और चौथी साइड आप लोगों को उनकी विशेषताएं यानी कि उनका महत्व बताया जा रहा है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर कभी आपको मेंस में आए तो आप वहाँ पे पॉइंट वाइज वहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरीके से चार्ट भी बनाकर आप दिखा सकते हैं। संस्कृत साहित्य में कार्य है रहा, संकल्पना रहा है सारिस्पुत्र प्रकरण, बुद्धचरित, सौंदरानंद, जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख में जो लेखक हैं वो रुद्रदामन प्रथम है, याद रखेंगे आप। और सारिस्पुत्र प्रकरण में अश्वघोष। इसमें है पहला संस्कृत नाटक 9 अंकों में रचित है
और बुद्ध चरित्र है एक महाकाव्य कविता जो बुद्ध के जीवन का वर्णन करती है। सौंदरानंद में है एक काव्य रचना जो नंद यानी कि बुद्ध के सौतेले भाई के रूपांतरण पर केंद्रित है। और रुद्रदामन का जो है काव्य शैली में शुद्ध संस्कृत में लिखा गया सबसे पहला उदाहरण लगभग 150 ईस्वी का काठियावाड़ में पाया गया। इसके बाद से शिलालेख शुद्ध संस्कृत में लिखे जाने लगे। हिंदू ग्रंथ और इसका कार्य मनुस्मृति और लेखक हैं अज्ञात। विशेषता है हिंदू समाज में विधि, नैतिकता और सामाजिक मानकों पर एक व्यापक ग्रंथ। बौद्ध साहित्य में है अवदान, विभिन्न योगदानकर्ता और विशेषता है कर्मकांड, कर्मों पर आधारित कथाएं। एग्जाम्पल में है महावस्तु और दिव्यवदान शामिल है। बौद्ध संकर संस्कृत ग्रंथ ये कार्य और इसमें लेखक है महायान विद्वान और विशेषता है महायान उपदेशों को व्यक्त करने के लिए लिखे गए ग्रंथ। नाटक और नाट्य कला इसमें कार्य है भारतीय नाट्य अभिनवियां और इसमें लेखक है यवन यानी कि ग्रीक सांस्कृतिक प्रभाव और विशेषता है आंतरिक और बाह्य थिएटरों का परिचय, पर्दे यानी कि यवनिका और अभिनेत्रियों के लिए विश्राम गृह जैसे तत्वों का विकास। नेक्स्ट है यहाँ पर वैज्ञानिक और तकनीक विकास। यहाँ पे क्षेत्र बताए गए हैं, योगदान है और प्रमुख व्यक्ति बताए गए हैं और उनका महत्व बताया गया है। खगोल शास्त्र योगदान है ग्रीक शब्दों और सिद्धांतों का समावेश। प्रमुख व्यक्ति हैं ग्रीक प्रभाव। महत्व है इसका शब्दों जैसे होरशास्त्र यानी कि ग्रीक राशिफल से ने भारतीय ज्योतिष और खगोल शास्त्र ग्रंथों को समृद्ध किया। चिकित्सा क्षेत्र योगदान है चरक संहिता का। प्रमुख व्यक्ति चरक चिकित्सा और महत्व है औषधियों का विस्तृत ज्ञान यानी कि आयुर्वेद का आधार। ज्योतिष योगदान है ग्रीक ज्योतिष प्रथाओं को अपनाना। प्रमुख व्यक्ति हैं ग्रीक सांस्कृतिक प्रभाव। महत्व है भारतीय ज्योतिष पर ग्रीक सिद्धांतों का गहन प्रभाव पड़ना या गहरा प्रभाव पड़ा जिसने उसे स्थानीय परंपराओं के साथ एकत्रित किया। कांच निर्माण में योगदान है कांच निर्माण में उन्नत तकनीकें और प्रमुख व्यक्ति हैं विदेशी प्रथाओं का गहन प्रभाव। महत्व है प्राचीन भारत में हुई सभी प्रगतियों से इतर महत्वपूर्ण प्रगति। धातुकर्म तांबे और लोहे के औजारों में सुधार। स्वदेशी कारीगर महत्व है कृषि और युद्ध के लिए बेहतर औजार, आर्थिक और सैन्य गतिविधियों को समर्थन। वस्त्र उद्योग में है बुनाई तकनीकों में नवाचार, कुशल क्षेत्रीय कारीगर। महत्व है उच्च गुणवत्ता वाले कपास और रेशमी वस्त्र, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया। मुद्रा शास्त्र में है योगदान है उच्च गुणवत्ता की मुद्राओं का निर्माण। लेखक हैं कुषाण ग्रीक। महत्व है ग्रीक सिक्कों ने परिशुद्धता और गुणवत्ता का परिचय दिया। कुषाणों ने सबसे अधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। यहाँ पे इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि जो तांबे के सिक्के हैं सबसे ज़्यादा वो अधिक संख्या में कुषाणों ने ही जारी किए। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर तिथि क्रम दिया गया है। यहाँ पे मध्य एशियाई राजवंश और भारत के महत्वपूर्ण शासक। यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे ईयर बताया गया है, राजवंश के नाम बताए गए हैं, प्रमुख शासक के नाम बताए गए हैं और यहाँ पे उनका महत्वपूर्ण योगदान व घटनाएं बताई गई हैं जो अभी हम पहले ऊपर सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेल्यूसिड साम्राज्य का जो प्रमुख शासक है वो एंटीओकस तृतीय है। इसमें योगदान है शुभाग सेन को हराया। सेल्यूसिड साम्राज्य कमजोर हुआ जिससे इंडो ग्रीक आक्रमणों के लिए मार्ग तैयार हुआ। इंडो ग्रीक राजवंश है और प्रमुख शासक हैं डेमोट्रियस द्वितीय।
प्रथम ज्ञात इंडो ग्रीक शासक हिंदुकुश के दक्षिण में बैक्ट्रियन शासक का विस्तार किया। द्विभाषी वर्गाकार सिक्के जारी किए, यह भी हमने ऊपर पढ़ा है। मिनांडर मिलिंद भी इसी का वंश का प्रमुख शासक रहा है, इसमें इसका योगदान रहे। विशाल क्षेत्रों पर शासन किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। मिलिंद पन्हों में नागसेन के साथ इसका संवाद दर्ज है। शक जो है राजवंश, उसमें प्रमुख शासक रहा है। एंटीऑलकिड्स, उनके दूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, वैष्णव धर्म को अपनाया। मोगा आजेस जिसके प्रमुख शासक थे दूसरे, इनकी योगदान है। मोगा ने गांधार में शक शासक स्थापित किया। आजेस ने इंडो ग्रीक राज्य को नष्ट किया। रुद्रदामन प्रथम, इसका महत्व है, प्रथम दीर्घ संस्कृत शिलालेख जारी किया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया। कभी पूछा जाए आपसे सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण है वो किसने किया, तो आप याद रखेंगे कि रुद्रदामन प्रथम ने। 7 वाहनों को भी हराया। उज्जैन के विक्रमादित्य, इनका महत्व है, शंको को पराजित किया। विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत की। कभी पूछा जाए विक्रम संवत कैलेंडर किससे संबंधित है या किसने उसकी शुरुआत की, तो आपको नाम रखना है विक्रमादित्य, उज्जैन के विक्रमादित्य। पार्थियन राजवंश का जो प्रमुख शासक रहा वो है गोंडोफर्नीज, इसका महत्व है, शक को विस्थापित किया। काबुल पर शासन किया किंतु बाद में कुषाणों से पराजित हो गया। कुषाण राजवंश में जो राजा हैं, प्रमुख शासक रहे हैं, वो है विम कडफिसस प्रथम और द्वितीय। विम कडफिसस प्रथम ने गांधार में विस्तार किया। विम कडफिसस द्वितीय ने उच्च गुणवत्ता वाली सोने की मुद्राएं जारी की तथा मथुरा तक शासन किया। कनिष्क का योगदान रहा है इसमें। शक संवत की शुरुआत की कनिष्क ने। साम्राज्य को मगध, एशिया और भारत तक विस्तृत किया। महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। सासानियन का योगदान रहा है इसमें। अफगानिस्तान और सिंध के पश्चिम में कुषाणों को हराया। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आप लोगों को ये नोट कैसे लगे तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नोट्स टफ लगे हैं या इजी लगे हैं। यहाँ पे एक एडवर्टाइजिंग है आप लोगों के लिए। जो भी बच्चे किसी भी इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे संपर्क करें। मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपने और भी जो वीडियो हैं मैंने उसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग मुझे वहाँ पर बात कर सकते हैं। किसी को भी अगर कंप्लीट नोट्स की PDF चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ज़्यादा प्राइस नहीं है क्योंकि इतने पैसे तो हम खर्च कर देते हैं और भी जगह पर जहाँ पे हमें कुछ मिलता भी नहीं है। कभी फ्रेंड्स लोगों की पार्टी हो, कभी बर्थडे है, कभी कुछ है, उसमें भी हम खर्च कर देते हैं। तो अगर आप इन्हीं पैसों का सही यूज़ करें तो आप लोगों को पूरे स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे इतने ही चार्जेस में, 1 सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि NCERT 6 से लेकर 12 तक के पूरे कंप्लीट नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे आप लोगों को, जिसमें भी आप लेना चाहें। 6 से लेकर 12 तक NCERT पर सब्जेक्ट आपको इतने प्राइस में मिल जाएगा। या फिर आप अगर M लक्ष्मीकांत के पूरे कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं वो भी इतने में मिल जाएंगे। माजिद हुसैन है आपका ज्योग्राफी का, यह आपका भारतीय यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए है DR खुल्लर। आर्ट एंड कल्चर के लिए है नितिन सिंघानिया। सतीश चंद्र आपका मेडिएवल हिस्ट्री के लिए है। स्पेक्ट्रम आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। आर चरण आपका एशियंट हिस्ट्री के लिए है। रमेश सिंह आपका इकोनॉमिक्स के लिए है। दृष्टि IAS ऑल जितने भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी मिल जाएंगे। CSAT रीजनिंग की पूरी कंबाइंड आपको नोट्स मिलेगी और साथ में आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन जो आता है वो आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ज़्यादा प्राइस नहीं है, तो आप लोग इस चीज़ पर भी विचार करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आने ही वाला है। जनवरी स्टार्ट हो गया है, फरवरी में नेक्स्ट मंथ में आपको फॉर्म फिल करने की डेट भी आ चुकी है, तो आप लोग फॉर्म फिल भी टाइम पर ही कर लीजिएगा। आप लोग फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म और मई में आपका एग्ज़ाम होगा।
तो आप लोग प्लीज़ जिसको भी अगर कंप्लीट नोट्स जल्द से जल्द चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबको जो नोट्स हैं इसी तरह से टाइप किए हुए ही मिलेंगे, ताकि आप लोगों को कोई राइटिंग समझने में कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो कहीं भी अगर आप लोग कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और इस पर भी विचार करिएगा। कल करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, हमारा रहेगा सातवाहन साम्राज्य। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट है तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करें। तो कल मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।